गोरखपुर नामक गांव में रामकृष्ण अपनी बेटी सिया के साथ रहता था। सिया की मां का सिया के जन्म के समय ही गंभीर हालत होने की वजह से निधन हो गया था। तब से ही सिया को अपनी मां की कमी बहुत खलती थी। इसलिए रामकृष्ण ने अपनी बेटी की देखभाल के लिए सुचिता नाम की औरत से दूसरी शादी कर ली। देखो सुचिता, मैंने तुमसे शादी इसलिए किया है क्योंकि मुझे अपनी बेटी की देखभाल के लिए माँ की ज़रूरत थी। इसलिए तुम उसे कभी माँ की कमी महसूस होने मत देना। मैंने इस घर की आधी प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम कर दी है। इस घर पर तुम्हें कभी भी किसी चीज़ की कोई कमी नहीं होगी। यह मेरा वादा है तुमसे। इसलिए तुम मेरी बेटी का अच्छे से ध्यान रखना। अजय, आप कैसी बातें कर रहे हैं? श्रिया मेरी भी बेटी है, मैं उसे कभी माँ की कमी महसूस नहीं होने दूंगी। आप चिंता मत कीजिए। ऐसे ही कुछ वर्ष बीत गए और सुचिता ने एक बच्चे को जन्म दिया। सुचिता ने उसका नाम प्रीति रखा। प्रीति के आ जाने के बाद सुचिता सिया पर ध्यान देना बिल्कुल बंद करती है। अब वह सारा प्यार अपनी बेटी प्रीति पर ही लुटाती थी। अब सिया को तो बिल्कुल घर की नौकरानी ही समझने लगी थी। एक दिन वह सिया से कहती है कि सुन, मुझे सारा टाइम अपनी बेटी की देखभाल में लग जाता है, इसलिए अब से घर का सारा काम तू करेगी, समझी? झाड़ू पोंछा से लेकर कपड़े धोने तक। आ गई बात समझ में? लेकिन माँ, मुझे तो घर का कोई काम नहीं आता, मैं तो अभी बहुत छोटी हूँ। अच्छा, महारानी को घर का काम नहीं आता? खाना तो बड़ी अच्छी तरह से खा लेती है। सुन महारानी, तेरा ज़्यादा दिमाग मत खराब कर। घर का सारा काम तुझे ही करना है। अब तुझे ऐसे भी कर। अब खड़ी खड़ी मेरा मुंह क्या देख रही है? जाकर रसोई में बर्तन रखे हैं, जाकर उन्हें साफ कर ले। माँ की बात सुनकर सिया चुपचाप रसोई घर में बर्तन धोने चली जाती है। चुपचाप रसोई में सिया को इस तरह से बर्तन धोता देख रामकृष्ण सुचिता के पास जाता है। सुचिता, ये मैं क्या देख रहा हूँ? सिया बर्तन धो रही है। मैंने तुमसे इसलिए शादी नहीं की थी कि तुम मेरी बेटी से घर का काम कराओ। हाँ, तो क्या हो गया? लड़की जात है, घर के काम नहीं करेगी तो और क्या करेगी? अगर आपको अपनी बेटी को इतनी ये पड़ी है तो निकल जाइए इस घर से अपनी बेटी को लेकर, क्योंकि शादी से पहले आपने आधी प्रॉपर्टी मेरे नाम करी थी और अब मैंने धोखे से सारी प्रॉपर्टी अपने नाम कर ली है। इसलिए अगर आप बाप बेटी को इस घर में रहना है तो चुपचाप जैसा मैं कहती हूँ वैसा ही करना पड़ेगा। यह सब सुनकर रामकृष्ण चुप हो जाता है और अब अपनी बेटी को अपनी आंखों के सामने घर का सारा काम करता हुआ देखता है। पर वह अंदर से बहुत दुखी होता है। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। एक दिन सुचिता अपनी बेटी प्रीति को अपने हाथों से खाना खिला रही थी। माँ, रसोई घर में सारा खाना ख़त्म हो गया है और मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया। क्या आप मुझे प्रीति के प्लेट में से थोड़ा सा खाना दे सकती हो? नहीं, अभी मुझे कोई खाना नहीं मिलेगा। अभी मेरी बेटी प्रीति खाना खा रही है, उसके बाद तुम खाना। अगर हमारी माँ बेटी की थाली से कुछ बच जाता है तो तू खा लियो। जब देखो मेरे खाने पर नज़र रखी रहती है। सिया बहुत भूखी थी, इसलिए वह थाली में थोड़ा सा खाना बचने का वहीं इंतज़ार कर रही थी। यह ले, खा ले। हम माँ बेटी का पेट भर गया, अब तू भी अपना पेट भर ले। तू भी क्या याद रखेगी? सिया खुशी खुशी वह खाना खाने लगती है। इसी प्रकार कुछ साल बीत गए। अब सिया और प्रीति बड़ी हो जाती हैं। सिया बचपन से ही सुंदर और समझदार तो थी ही, बड़े होने पर उसका चेहरा और खिल जाता है और वह बहुत खूबसूरत दिखने लगती है। प्रीति भी सुंदर थी, परंतु सुचिता के लाड़ प्यार ने प्रीति को बहुत ज़्यादा बिगाड़ दिया था। प्रीति सारा दिन शॉपिंग करती, क्लब जाती, मूवी देखती और बहुत से आवारा लड़कों के साथ घूमा करती थी। और जब वह घर लौटती तब अपनी माँ के साथ मिलकर सिया पर अत्याचार किया करती थी। एक दिन प्रीति अपनी माँ से कहती है, माँ,
आज मेरे कुछ फ्रेंड्स घर पर आने वाले हैं, इसलिए आप उस बहन जी को कहकर बहुत ही बढ़िया पकवान बनवा लेना। मेरे फ्रेंडों को मेरी नाक नहीं कटनी चाहिए। अरे तू चिंता क्यों करती है, सब हो जाएगा। सुचिता सिया से बोलकर अपनी बेटी के फ्रेंडों के लिए ढेर सारा पकवान बनवा लेती है। शाम को प्रीति के फ्रेंड घर आते हैं। प्रीति के फ्रेंड में से एक लड़का था राज, जो एक बहुत ही अच्छी लड़की की तलाश में था। जिस लड़की की तलाश राज को थी, वह सारी खूबियाँ राज को सिया में दिखाई देती हैं। राज प्रीति से बोलता है, अरे प्रीति, यह लड़की कौन है? यह कितनी सुंदर है। ओह, यह बहन जी, अरे यह तो हमारे काम वाली की बेटी है। तुम इस पर ध्यान मत दो, हम अपनी बातें करते हैं। अरे शिट यार, काम वाली की बेटी निकली। मुझे हमेशा से ही ऐसी लड़की की तलाश थी। यह लड़की मुझे बहुत पसंद आई, पर अफसोस मेरे डैड इस रिश्ते के लिए कभी नहीं मानेंगे। तो खैर कोई बात नहीं। अच्छा प्रीति, तो हम चलते हैं, बाय बाय। यह सुनकर प्रीति को बहुत हैरानी हो जाती है कि राज सिया से शादी करना चाहता है। वह यह बात अपनी माँ को बताती है। माँ, आपको पता है, मेरा फ्रेंड राज सिया से शादी करना चाहता है। वह इस शहर के सबसे बड़े बिजनेसमैन का बेटा है, पर मैंने ऐसा होने नहीं दिया। मैंने सिया को इस घर की नौकरानी की बेटी बताकर बात को वहीं ख़त्म कर दिया। अरे वाह, मेरी बेटी कितनी समझदार हो गई है, बिल्कुल अपनी माँ पर गई है। एक दिन रामकृष्ण सुचिता से कहता है, सुनो सुचिता, मेरी बेटी सिया के लिए मेरे दोस्त के बेटे का रिश्ता आया है। उन्हें मेरी बेटी सिया बहुत पसंद आई, तो मैं सोच रहा हूँ क्यों ना मैं अपनी बेटी सिया की शादी उससे करवा दूँ। हाँ हाँ, करवा लेना, मगर मैं उस महारानी की शादी में एक फूटी कौड़ी तक नहीं देने वाली। अगर तुम्हारे पास कुछ है बचा है तो उसे अपनी लाडली की शादी कर लेना। मैं तो अपनी बेटी प्रीति के लिए सारे पैसे जोड़ कर रखी हूँ, उसकी शादी में बहुत धूमधाम से करूँगी। ठीक है सुचिता, मैं तुमसे कुछ नहीं लूँगा। सिया की माँ मानती है कि कुछ जेवर पड़े हैं, मैं उन्हीं को बेचकर अपनी बेटी की शादी करूँगा। इतना बोलकर रामकृष्ण वहाँ से चला जाता है। बहुत ही जल्द सिया की शादी की डेट फिक्स हो जाती है। सिया बहुत खुश थी, लेकिन सुचिता इतनी आसानी से सिया की शादी कहाँ होने देने वाली थी। जो जेवर रामकृष्ण ने अपनी बेटी सिया की शादी के लिए रखा था, वह जेवर सुचिता चुरा लेती है। सिया के लिए गहने, शादी का जोड़ा, सब कुछ लाना बाकी था। इधर सुचिता अपने कमरे में जाकर अपनी बेटी से कहती है, अब देखती हूँ कैसे करता है अपनी बेटी की शादी। बड़ा आया शादी करने वाला। शादी के लिए सबसे ज़रूरी शादी का जोड़ा होता है, और शादी के लिए लहंगा ही नहीं आएगा तो शादी कहाँ से होगी। अगले दिन रामकिशन खुशी खुशी सिया के पास आकर कहता है, बेटी चलो तैयार हो जाओ, हमें तुम्हारी शादी के लिए लहंगा खरीदने जाना है। मैं तुम्हारी माँ का आखिरी निशानी उनका जेवर बेचकर जो पैसे मिलेंगे उससे तुम्हारी शादी के लिए कुछ और ज़रूरी चीज़ें खरीद लेंगे। अब चलो बेटी। रामकिशन जैसे ही जेवर ले जाता है, वहाँ जेवर नहीं होते हैं। रामकिशन बहुत ही परेशान हो जाता है। अरे नहीं, अगर जेवर नहीं मिले तो मेरी बेटी की शादी के लिए लहंगे कहाँ से लाऊंगा और उसकी शादी कैसे होगी। परेशान होकर रामकिशन सिया को सारी बात बताता है। बेटा, मुझे अब जेवर कहीं नहीं मिल रहा है, और तुम्हारी सौतेली माँ तुम्हारी शादी के लिए 1 रुपए तक नहीं देना चाहती है। सिया अपने पिता को परेशान देखकर वह भी बहुत दुखी होती है और अपना मन शांत करने नदी किनारे चली जाती है और अपनी माँ को बहुत याद करती है। उसी नदी किनारे एक बुढ़िया उसे काफ़ी देर से देखी जा रही थी। सिया को इतना परेशान देखकर बुढ़िया उसके पास आती है और कहती है, बेटी मैं तुम्हें काफ़ी देर से देख रही थी, तुम इतनी परेशान क्यों लग रही हो। सिया उन्हें सारी बात बताती है और बेटी तुम यहीं रुको, मैं अभी आई। तभी बुढ़िया अपनी झोपड़ी में जाती है और वहाँ से एक
बहुत ही सुंदर सा लहंगा चोली लेकर आती है और वह लहंगा चोली सिया को दे देती है। बेटा, यह लो, इसे तुम रखो। यह कोई मामूली लहंगा नहीं है, बल्कि यह जादू ही लहंगा है। इसकी तुम्हें बहुत ज़रूरत है, इसे तुम रखो। क्या जादुई लहंगा? मगर दादी, आपके पास ये जादुई लहंगा कहाँ से आया? बेटा, मैं एक जादुई बुढ़िया हूँ। मुझे वरदान मिला है कि जो लोग भी दुखी होते हैं, मैं उनकी मदद करती हूँ। तुम मुझे बहुत दुखी नज़र आई, इसलिए मैंने तुम्हारी मदद की। इस लहंगे की मदद से तुम्हें कभी किसी चीज़ की कमी नहीं होगी। सिया जादुई बुढ़िया से खुशी खुशी वह जादुई लहंगा लेकर और जादुई बुढ़िया का धन्यवाद करके अपने घर लौट आती है और अपने पिता को सब कुछ बताती है। उसके पिता भी यह सुनकर बहुत खुश होते हैं। बेटी, उन्हें भगवान का रूप समझो, वह साक्षात हमारे लिए भगवान का रूप है, हमारी मदद करने। सिया का अब वह दिन आ जाता है जिस दिन उसकी शादी थी। सिया अपने पति पंकज को देखकर बहुत खुश थी। मंडप सजा हुआ था, रामकृष्ण की आंखें नम थीं। वह खुशी खुशी अपनी बेटी सिया का कन्यादान करता है और उसे शादी करके विदा करता है। इधर इतना कोशिश करने के बावजूद भी शुचिता और प्रीति सिया की शादी नहीं रोक पाते हैं और बस मुंह लटकाए देखते रह जाते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी यह कहानी? मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं और यदि कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अपने दोस्तों को